आज का जो लेक्चर है हमारा आईईटी का, वो पहला लेक्चर है थायरिस्टर फैमिली पर। बेसिकली हम लोग इसमें एससीआर के बारे में पढ़ेंगे। अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो हम लोग इस लेक्चर के बाद क्या क्या चीजें सीख लेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहली चीज हमें पता चलेगी कि थायरिस्टर क्या होता है और उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारा एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये एक मेंबर होता है थायरिस्टर फैमिली का, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे। इसके अलावा एससीआर को अगर हम दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाने का ट्राई करें तो वो एनालॉजी हम किस प्रकार से दे सकते हैं, क्या कंडीशन होगी जब हम टू ट्रांजिस्टर से बनाने का कोशिश करेंगे, ये सीखेंगे। देन ये एससीआर ऑपरेट कैसे होता है ये सीखेंगे। इसके करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी रेटिंग पैरामीटर्स होते हैं इसके, ये पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू थायरिस्टर से। आप लोगों ने, सभी लोगों ने डायोड्स पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं। तो आपको पता है कि जो डायोड्स होते हैं वो एक टू लेयर के डिवाइस, बेसिकली क्या होता है उसमें दो लेयर्स होते हैं, एक पी लेयर होती है, एक एन लेयर होती है, करेक्ट। इसी तरह ट्रांजिस्टर्स में तीन लेयर्स होती है, दो पी एक एन या दो एन एक पी। वेयर एज जब हम थायरिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो इन दोनों से क्या अंतर इसमें होता है कि इसमें चार लेयर होती है। दूसरी चीज, ये पावर डिवाइसेस होती है। डायोड और ट्रांजिस्टर्स को भी हम बेसिकली हाई पावर पे ऑपरेट कराने के लिए पावर डायोड्स और पावर ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। उसी तरह थायरिस्टर्स भी जो होती हैं वो पावर डिवाइसेस होती हैं जो केपेबल होती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को कंट्रोल करने और कन्वर्ट करने में, जबकि इनके खुद के कंट्रोल के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ पावर की जरूरत होती है। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ एक लाइन में थायरिस्टर को डिफाइन करना चाहें तो दैट इज अ फोर लेयर पावर डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इन एसी और डीसी सिस्टम्स while using very low power for control। इसके बाद बेसिकली थायरिस्टर फैमिली में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपके सिलेबस में आप इनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स है थायरिस्टर में, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन ट्रायक, डायक, जीटीओ जिसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, SCS that is silicon control switch, MCT that is MOSFET control switch, IGCT that is integrated gate commutated thyristor, and LASCR that is light activated SCR। LASCR में आप देख रहे हो यही SCR वाली चीज जो है लास्ट में यूज हुई है, बस LA इज, इसको हम एक्टिवेट करने के लिए लाइट का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड SCR। अब हम लोग पहला मेंबर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी कि SCR के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख के तब हम इसके ऑपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर चीजों पर बात करेंगे। तो SCR बेसिकली सबसे पॉपुलर मेंबर है अपने थायरिस्टर फैमिली का। उसका कुछ कारण है। जैसे पहला कारण है कि साइज में ये स्मॉल होता है। दूसरा कारण है कि स्विचिंग एक्शन इसका बहुत फास्ट होता है। ऑन ऑफ में मतलब टाइम कम लगता है, फास्ट ये स्विच कर सकता है। और इसकी वोल्टेज एंड करंट रेटिंग हाई होती है, मतलब आप लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पे इसको ऑपरेट करा सकते हो, डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। डेफिनेटली वो बियॉन्ड इसकी रेटिंग नहीं जाना चाहिए, उसके उससे उसकी लिमिट यहाँ पर भी होती है, बट दैट इज डेफिनेटली हाई इन कंपैरिजन टू द अदर्स। सबसे पहले 1950 में विलियम शॉकले ने इसको प्रपोज किया था, एंड देन उसके बाद इसको फैब्रिकेट किया था गॉर्डन हॉल ने
कब किस कंपनी में, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में, लेकिन इसको कॉमर्शलाइज किया फाइनली, जो बेसिकली बोलते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो होता नहीं कि बाहर मार्केट में लाना, उसका काम था आपका जीई के ही फ्रैंक डब्ल्यू गर्ट्जवेलर, इन्होंने इसे कॉमर्शलाइज किया था। तो प्रपोज किया था विलियम शॉकले ने, देन गॉर्डन हॉल ने इसको फैब्रिकेट किया था। बेसिकली मतलब उनके ये बोलना चाहिए कि उनके लीडरशिप में ये काम हुआ था, सिर्फ उन्होंने नहीं किया था, उनकी टीम ने किया था। एंड देन जीई, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के ही फ्रैंक डब्ल्यू गर्ट्जवेलर ने इसको कॉमर्शलाइज करवाया था। इसके बाद आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि ये 4 लेयर की डिवाइस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 4 लेयर की डिवाइस है, जिसमें एक P है, देन एक N है, देन एक P है, देन एक N है। ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है। और चूंकि ये 4 लेयर की डिवाइस है, तो इसमें 3 जंक्शन होंगे, जिसको यहाँ पे J1, J2 एंड अदर्स नाम से दिया गया, J1, J2, J3 एंड इस तरीके के नामों से बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है। ये सिंबल आप देख सकते हैं एक डायोड की तरह है। यहाँ पर जैसा आप नॉर्मली देखते हैं डायोड इस तरीके का होता है, तो इसी में आपने एक और टर्मिनल लगा दिया है जिसको हम गेट बोल रहे हैं। बाकी कैथोड एनोड एज इट इज है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शंस सेमीकंडक्टर डिवाइस with each layer consisting of alternatively P टाइप और N टाइप मटेरियल। करेक्ट, इसमें 4 लेयर्स हैं, 3 जंक्शंस हैं एंड 3 टर्मिनल है, और उन 3 टर्मिनल्स के नाम है एनोड, कैथोड एंड गेट। जो इसमें मेन टर्मिनल होते हैं वो आपका होगा एनोड एंड कैथोड, जिसके थ्रू करंट का फ्लो होगा, और वो करंट फ्लो जो कंट्रोल करेगा उस एलिमेंट का नाम है आपका गेट। तो गेट इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल हियर, जो कि इंटरनल पी जंक्शन से, पी लेयर से अटैच्ड है। यहाँ पर J2 के पास वाली जो पी लेयर है उससे अटैच्ड है आपका यहाँ पर गेट। अगर हम 2 ट्रांजिस्टर की मदद से इसको बनाना चाहें, तो क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पर 4 लेयर होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थायरिस्टर या SCR बनाया गया है, और इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर पा रहे हैं। एक लेयर होगी आपकी NPN यहाँ से, और एक लेयर होगी आपकी PNP। तो बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर की तरह इसको अलग अलग करने की कोशिश की जा सकती है, जिसमें कि इंटरनल ये वाली P लेयर और ये वाली N लेयर कनेक्टेड होगी आपस में। ठीक, तो अगर हम इस तरह का कनेक्शन करते हैं तो हम देखने में ये कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट एन SCR, मगर क्या ये एक्चुअली SCR की तरह काम करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इसी का कनेक्शन करके दिखाया गया है यहाँ इस डायग्राम में कि एक आपका NPN ट्रांजिस्टर है, एक आपका PNP ट्रांजिस्टर है। PNP का जो एनोड है, बेसिकली जो एमिटर है वो इसका एनोड है, और NPN का जो एमिटर है वो इसका कैथोड है। गेट कहाँ से दिया गया है? जो इंटरनल P लेयर कनेक्टेड है, जो कि PNP का कलेक्टर है एंड इसका बेस है, उसको कनेक्ट किया गया है गेट टर्मिनल से। तो इस तरीके से अगर हम कनेक्शन करते हैं, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर के सिंबल्स से भी देखेंगे कनेक्ट करके कि क्या कंडीशन होगी जिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये SCR की तरह काम कर रहा है। तो इस डायग्राम में बेसिकली आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर का एमिटर जो है उसको हमने कैथोड बोला है, PNP के एमिटर को एनोड बोला है, एंड PNP का इंटरनल N is connected to N of NPN and P is connected to P of PNP। ठीक है, इस P से, PNP के इस P वाले लेयर से हमने यहाँ पे गेट को कनेक्ट किया हुआ है। इसी को सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं। ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। PNP का बेस जो है वो कनेक्टेड है इसके कलेक्टर से, ये वाला
नोड, एंड एमिटर से आपको एग्जिट आप ले रहे हो, मतलब कैथोड बोल रहे हो, इसके एमिटर को एनोड बोल रहे हो, एंड दोनों का, इसका कलेक्टर एंड इसका बेस इज कनेक्टेड टू दिस गेट टर्मिनल। ठीक है, अगर इसके बारे में इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि IC1 जो इसका कलेक्टर है पीएनपी का, वो एनपीएन के बेस के साथ कनेक्टेड है इनिशियली, जब आईजी की कोई वैल्यू हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो दैट IC1 इज नथिंग बट IB2, जो करंट यहाँ आ रही है वही करंट यहाँ पे जा भी रही है। तो उस कंडीशन में IC1 IB2 के बराबर है, एंड दूसरा ये जो इसका जो बेस है ये कनेक्टेड है इसके कलेक्टर से, तो यानी IB1 IC2 के बराबर है। ठीक, एक हमने ये देखा है कनेक्शन से कि ये दोनों करंट इक्वल होंगे। दूसरी चीज हमको ये पता है कि जैसे ट्रांजिस्टर के केस में हमें पता होता है कि एमिटर करंट क्या होती है, कलेक्टर एंड बेस करंट के एडिशन के बराबर होती है। उसी तरह SCR में भी होता है, जो कैथोड करंट है वो एनोड करंट और गेट करंट के समेशन के इक्वल होती है। ये दो कंडीशंस हमारे पास है, इनकी हेल्प से और ट्रांजिस्टर इक्वेशंस के हेल्प से हम एनालिसिस करेंगे इस सर्किट का। ठीक है, तो अभी यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि IB1 इज इक्वल टू IE1 माइनस IC1। बेसिकली क्या है, जो भी हमने इक्वेशन बोला कि जो एमिटर करंट होती है वो IB प्लस IC के इक्वल होती है, सेम चीज यहाँ पर लिखी गई है, बस फर्क ये है कि IB की वैल्यू को निकाला है क्योंकि हमें IB1 को इक्वेट करना है IC2 के बराबर। तो यहाँ पर IB की वैल्यू को निकाल के बताया गया है कि IB इज इक्वल्स टू IE माइनस IC। ठीक है, ये बोला गया, एंड दिस इज फॉर ट्रांजिस्टर 1 T1, दैट PNP ट्रांजिस्टर के लिए। ओके, देन आपका IB1 इज इक्वल्स टू IE1 माइनस IC1। अगेन IC1 की वैल्यू आपको पता है कि कॉमन एमिटर के केस में बात करें या कॉमन बेस के केस में, किसी भी केस में बात करें, IC1 इज इक्वल्स टू अल्फा IE1 प्लस IC01। अगर हम कॉमन बेस बोल रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन हमारी होगी कि IC1 इज इक्वल्स टू अल्फा IE1 प्लस IC01, जहां पे हमें पता है कि IC0 जो होता है वो हमारा रिवर्स लीकेज करंट होता है, और ये क्यों यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, जो जंक्शन J2 है वो हमारा रिवर्स बायस है। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे या टर्न ऑन मेथड्स देखेंगे तो भी हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे कि जंक्शन J2 कैसे रिवर्स बायस है। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन से, दैट इक्वेशन 2.2 एंड 2.3, इससे अगर हम लोग बात करें तो IB1 की वैल्यू हमें पता है IE1 माइनस IC1, IC1 से पता है 2.3 से, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी विल वैल्यू दैट इज IB1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा IE1 माइनस IC01। ठीक है, दूसरी चीज हमको पता है कि जो एनोड करंट है वो एमिटर करंट है फॉर दिस T1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को एक यूज करेंगे और जो इक्वेशन हमने निकाली है इसको यूज करेंगे। IB1 की वैल्यू में पता है 1 माइनस अल्फा 1, IE1 माइनस, IA की वैल्यू हमको पता है कि IE1, बेसिकली IE1 की जगह हम यहाँ पर रख देंगे I, एंड इसी तरीके से अब हम दूसरी इक्वेशन 2 के लिए IC2 की वैल्यू, मतलब ट्रांजिस्टर 2 के इंडक्टर करंट के लिए, तो उसकी वैल्यू भी होगी अल्फा 2 IE2 प्लस एक लीकेज करंट C02। यहाँ पर हमें पता है कि IK, ये जो ये करंट है ये IE2 के बराबर है, T2 के एमिटर करंट के बराबर है। जब भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगी ये IA is equals to alpha 2 IG plus IC01 plus IC02 upon 1 minus alpha 1 plus alpha 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमको मिल रही है एनोड करंट की। एनोड करंट किस पे डिपेंडेंट है, IG पे डिपेंडेंट है, अल्फा 1 पे डिपेंडेंट है, अल्फा 2 पे डिपेंडेंट है। ठीक,
आई ए मतलब SCR को टर्न ऑन करने के लिए, अगर वो ऑफ स्टेट में है उसे ऑन करना है तो हमें एनोड करंट की हाई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें एनोड करंट की हाई वैल्यू चाहिए यानी नियर टू इन्फिनिटी अगर चाहिए, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 2.8 इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि जब भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी तब आई ए की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो अगर हम बाय एनी चांस T1 और T2 ऐसे ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं जिनमें दोनों के अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 और अल्फा 2 इन दोनों के एडिशन की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होती है, तो वहां पे ये टर्न ऑन होगा एंड इट विल वर्क एज एन SCR। डिवाइस की इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं रीजेनरेटिव एक्शन। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स अगर हमें डिजाइन करना है तो दिस इज द कंडीशन। इस तरीके से हम एनालॉजी दे सकते हो, ये कंडीशन प्राप्त होगी तब वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं रीजेनरेटिव एक्शन। नेक्स्ट है आपका कि SCR किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो बेसिकली ये 3 मोड्स में या 3 स्टेट्स में ऑपरेट करता है। इसको हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी, एनोड और कैथोड के बीच में क्या पोलैरिटी है उस पर डिपेंड करेगा, और उसकी क्या क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। अगर हम लोग गेट की वैल्यू को कुछ नहीं मान रहे, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि गेट यहाँ पे हमारा ओपन है, गेट करंट हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, IG की वैल्यू 0 है, तब हम सिंपल ऑपरेशन देखेंगे। अगर IG की वैल्यू हमने कुछ भी रखी है और हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो कैसा कैसा हमको कैरेक्टरिस्टिक में चेंज मिलेगा वो भी हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो इनिशियली IG की वैल्यू हम लोग 0 अज्यूम करके देखते हैं कि ये 3 मोड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो कौन से 3 मोड्स हैं? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके, कि ये कैरेक्टरिस्टिक समवॉट जो रिवर्स वाला पार्ट है ये आपका डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जैसा दिख रहा है। फॉरवर्ड में हमें चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इनिशियली इसका पहले हम सर्किट कनेक्शन देखते हैं। सर्किट कनेक्शन के लिए हमने ये देखा कि एनोड को हमने पॉजिटिव रखा है, कैथोड को नेगेटिव रखा है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। ठीक है, एक लोड लगा के हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस कर रहे हैं। सी, यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट से लेकर इस VBO पॉइंट तक आप देख रहे हैं कि करंट धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ रही है, और ये लगभग लीकेज करंट, मतलब बहुत क्वांटिटी इसका बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। फॉरवर्ड लीकेज करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ इसमें इस तरफ VA इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है, यानी एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, इस मोड पे जब तक कि ये लीकेज करंट फ्लो हो रही है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। कौन से 2 मोड्स हमने 3 मोड्स हमने देखे थे? एक था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग। तो अभी हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग पे जा रहे हैं। ठीक, तो जब तक हमारा करंट लीकेज करंट है वो हमारा हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। उसके बाद ये VBO वो वोल्टेज है जो कि ब्रेक ओवर वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में करंट सडनली, ये जो लाइन सॉलिड लाइन है ना, बेसिकली ये डॉटेड लाइन होती है, तो सडनली मतलब वोल्टेज ड्रॉप एकदम से कम होता है और करंट सडनली बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक, देयर वुड नॉट बी एनी कनेक्शन, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये कनेक्शन नहीं होगा, जैसा डायग्राम में बना है बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो गई। और
यहां से करंट फ्लो का मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप इतना कम हो गया, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कम होना, करंट का राइज होना, ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। और ये कब आता है? अगर हमने कैथोड को कनेक्ट नहीं किया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, सॉरी गेट को कनेक्ट नहीं किया है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस कंडीशन में एनोड और कैथोड का जो वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा, तभी ये कंडीशन आएगी। फिर है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कौन सा मोड होता है? अगर हमने VA यानी ये नेगेटिव रखा, ये पॉजिटिव रखा, एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, तब जो है ये रिवर्स कंडीशन में लीकेज करंट फ्लो हो रही है। कब तक? जब तक कि ये ब्रेक ओवर वोल्टेज तक नहीं जाता, ब्रेक डाउन वोल्टेज तक। ऑल्दो हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज तक इसको ऑपरेट नहीं कराते हैं, यू नो द रीजन, है ना? डायोड के केस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले तक आते हैं, एंड ये हमारा लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है, और यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से लेके जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देन अगर हमने ब्रेकडाउन से ज्यादा ऑपरेट कराया तो ये हमारा हो जाएगा, सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगी एंड वोल्टेज हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जो कि हमारा ब्रेकडाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, जिसमें हमने जनरली 3 मोड्स को जानते हैं हम लोग, तो वो 3 मोड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक, इसी में ये जो हमने बात की कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज कौन सा है, ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे हम लोगों ने PN ये 4 लेयर्स देखी थी, J1, J2, J3, ये 3 जंक्शंस थे। ये आपका कैथोड था जो कि हमने नेगेटिव लिया है फॉरवर्ड बायस में, ये आपका एनोड था जो आपने पॉजिटिव लिया है। तो जब एनोड पॉजिटिव है एंड कैथोड नेगेटिव है, उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये PN लेयर, ये जंक्शन J1 जो होगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ये जंक्शन जो J3 होगा, ये आपका रिवर्स बायस होगा, राइट? एंड अब सॉरी, ये जंक्शन J3 भी आपका फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों? क्योंकि N जो है ये है विद कंपेयर टू P वाली लेयर। मगर अभी ये जंक्शन J2 के साथ क्या हो रहा है, ये जंक्शन जो है आपका रिवर्स बायस है। तो जब तक ये ब्लॉकिंग मोड चल रहा है, तब तक एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जंक्शन जो J2 है, जो कि रिवर्स बायस है, ये करंट को ब्लॉक कर रहा है। इसी वजह से करंट का क्वांटिटी कम है, एंड क्वांटिटी कम होने की वजह से ही इसको हम लीकेज करंट बोल रहे हैं। जब हमने ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा दिया, मतलब बेसिकली हमने ये जंक्शन J2 का जो ब्रेक ओवर है उसको किया है। J1 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस था, J3 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस था, J2 ब्लॉक कर रहा था, उसकी ब्लॉकिंग को हटाने के लिए हमने इसको और बढ़ाया, जिससे कि ये NP जंक्शन J2 जो है ये आपका ब्रेक डाउन हो जाए। तो उस कंडीशन में ये जो ब्लॉक कर रहा था J2, ये ब्लॉक नहीं करेगा और हमको करंट बढ़ जाएगी, हमारी करंट बढ़ जाएगी, और उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, अगर यही SCR हमारा प्रैक्टिकल SCR नहीं है, आइडियल SCR है, जैसे आपने आइडियल डायोड के लिए देखा था, तो उस समय पे भी ये जो 3 मोड्स हैं, इनको हम आइडियली ऐसे बता सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही है, एक्चुअली अगर आइडियली बात करें तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो वोल्टेज भी हम बढ़ाते जा रहे हैं तब भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट हमारी 0 है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में प्रैक्टिकली में क्या हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा था लेकिन करंट राइज बहुत ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल नहीं है और करंट बढ़ रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है। एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जब एनोड नेगेटिव है एज कंपेयर टू कैथोड, तब क्या हो रहा है, वोल्टेज हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, स्टिल करंट हमारी 0 है। तो उसी को हम लोग आइडियल ये बोल सकते हैं कि अगर आइडियल SCR है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से होगी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग में करंट बिल्कुल 0 होगी, वेयर एज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी इम्पल्स की तरह, जबकि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप वहां पर नहीं होगा। हम लोग SCR की रेटिंग्स पर,
कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है इसमें। जैसे पहला है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये आप लोगों ने रेक्टिफायर के केस में डायोड में भी पढ़ा होगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है ज्यादा। तो बेसिकली ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि एससीआर रिवोल्यूशन में बियर कर सकता है। सेकेंड है आपका फिंगर वोल्टेज। फिंगर वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड विच ड्राइव्स एससीआर इनटू कंडक्शन। मतलब अगर एससीआर टर्न ऑफ कंडीशन में है, टर्न ऑन करने के लिए जो भी मिनिमम वोल्टेज जरूरत होती है एनोड और कैथोड के बीच में, उसको हम बोलते हैं फिंगर वोल्टेज। फिर है आपका टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑन टाइम, जो टाइम एससीआर ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में आने में लेता है, उसको हम बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑन टाइम का जस्ट वाइस वर्सा होता है कि अगर एससीआर ऑलरेडी ऑन है और उसको हमें ऑफ करना है, तो ऑफ कर होने में जो जितना टाइम लगेगा एससीआर को, वो हमारा कहलाएगा टर्न ऑफ टाइम। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका डीवी बाई डीटी रेटिंग। दैट इज मैक्सिमम राइज ऑफ अ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द एससीआर इन द ऑफ स्टेट विदाउट कॉजिंग इट टू फायर। इसका मतलब ये कि एससीआर पे आप टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज में मैक्सिमम कितना चेंज कर सकते हैं जो कि एससीआर को ऑन नहीं करेगा। मतलब वो ऑफ स्टेट में ऑन किए हुए बिना उतना वोल्टेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बियर कर सकता है, लेकिन वो ऑन नहीं होगा। देन आपका है डीआई बाई डी रेटिंग। ये है इट इज द रेट एट विच एनोड करंट इंक्रीजेस दैट अ एससीआर कैन बियर इन ऑन टाइम। जैसे डीवी बाई डी हमने ऑफ टाइम में देखा था, वैसे ही डीआई बाई डी हमारा ऑन टाइम में है कि ऑन टाइम में एससीआर कितना रेट ऑफ एनोड करंट चेंज को बेसिकली बियर कर सकता है। ये हमारे कुछ 6 पैरामीटर। इसके आगे हमारे और कुछ पैरामीटर्स जो कि हैं गेट पीक इनवर्स वोल्टेज। जैसे हमने पीक इनवर्स वोल्टेज देखा था, वैसे ही गेट पीक इनवर्स वोल्टेज है, जिसको हम लोग ये बोलेंगे कि गेट और कैथोड जंक्शन को डैमेज किए बिना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव डीसी वोल्टेज जो कि हम एससीआर पे अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है गेट पीक इनवर्स वोल्टेज। देन है आप मैक्सिमम गेट ट्रिगर करंट। तो मैक्सिमम डीसी गेट करंट अलाउड टू टर्न ऑन द डिवाइस। हमने बोला था कि गेट कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है, अभी हम लोगों ने गेट का यूज नहीं देखा था, टर्न ऑन मेथड्स में देखेंगे। तो अगर हमें इसको टर्न ऑन करना है तो मैक्सिमम डीसी गेट करंट अलाउड, जो कि टर्न ऑन करने के लिए ही अलाउड हो, वो हमारा मैक्सिमम गेट ट्रिगर करंट होगा। मैक्सिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज भी लगभग इसी तरीके का है। गेट ट्रिगर करंट को रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होगी, वो हमारा मैक्सिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज कहलाएगा। देन है आपका इसी के दोनों पैरामीटर्स मिनिमम पे, मिनिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज। अगर हमें गेट से कैथोड के बीच में डीसी देनी है, तो एससीआर को ट्रिगर करने के लिए मिनिमम कितनी डीसी गेट टू कैथोड वोल्टेज की जरूरत है, वो है हमारा मिनिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज। एंड मिनिमम गेट ट्रिगर करंट जो है टर्न ऑन करने के लिए एससीआर को मिनिमम कितनी डीसी गेट करंट की आवश्यकता है, ये हमारा मिनिमम गेट ट्रिगर करंट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो थायरिस्टर जो है, इसको हम जेना डायोड के साथ एक फ्यूज बनाने में यूज कर सकते हैं, जो सबसे जनरल एप्लीकेशन है जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। देन इनको हम लोग कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं फेज एंगल कंट्रोलर्स में, फेज एंगल ट्रिगर्ड कंट्रोलर्स में। एंड मेनली हाई करंट और वोल्टेज जहां पर भी इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर हम इनका यूज करते हैं। और ज्यादातर इनका यूज एक पोलैरिटी चेंज होने से डिवाइस अपने आप ऑफ हो जाती है। इसके अलावा इसको हम टेलीविजन सेट में पावर स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं।
अभी जब हम लोग थायरिस्टर एप्लीकेशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट डिमर्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो कैमराज में लाइट डिमर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्नबर सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, एंड डिजिटल सर्किट्स में सर्किट ब्रेकर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आज हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बारी क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। पहली चीज़ हमने देखा कि थायराइड क्या होता है। दूसरी चीज़ उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनके नाम के बारे में पढ़ा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर जो इस फैमिली का है दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, थोड़ा हिस्ट्री, देन कंस्ट्रक्शन, सिंबल, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, एंड उसके बाद हम उसको किस तरीके से ऑपरेट कराते हैं, कौन कौन से 3 मोड्स में वो ऑपरेट होता है। अगर उसकी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो उन 3 मोड्स को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो हमने जाना। अगर एससीआर आइडियल है, जो कि होता नहीं है, पर अगर आइडियल है तो उस कंडीशन में इन 3 मोड्स को हम कैसे इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने देखा। एंड उसके बाद हमने बेसिकली इसके पैरामीटर्स यानी रेटिंग्स देखी एंड कुछ एप्लीकेशंस देखा आज के लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। इसके आगे हम लोग कैसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करते हैं, वो एससीआर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के मेथड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।